नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक पर बातचीत करने वाले हैं। इस सूचकांक का आधार क्या है और इससे संदर्भित भारत के कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ बातें कही गई हैं, इन सभी पर आज की चर्चा में हम लोग बातचीत करेंगे। और इस सूचकांक के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी बात निकल कर ये सामने आ रही है कि 41.5 करोड़ भारतीय अब निर्धन की कैटेगरी में नहीं है, पॉवर्टी से अब वो निकल चुके हैं। तो यह एक बहुत बड़ी बात इस सूचकांक के माध्यम से सामने आ रही है। यह क्या सूचकांक है, इस सूचकांक के कॉन्टेक्स्ट में और जो महत्वपूर्ण डायमेंशन है उन सभी पर हम एक एक कर बातचीत करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह जो विषय है, यह विषय देखने से तो आपको लगता है कि यह इकोनॉमी से ही जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन इसकी जो भूमिका है, इसकी भूमिका इस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसका इस्तेमाल IR यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जो भी रिपोर्ट्स वगैरह प्रकाशित की जाती हैं, उन रिपोर्ट्स को भी आधार बनाया जा सकता है सवाल के तौर पर। आगे हम इसकी बानगी देख लेंगे कि क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर आपको इकोनॉमिक को तो समझना ही है। इस सूचकांक में क्या कुछ बातें कही गई हैं वो तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ही, लेकिन जिस संगठन या फिर जिस संस्था के द्वारा कोई सूचकांक जारी किया जाता है उसके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। और इस लिहाज से आज की जो यह चर्चा है, आज की चर्चा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। क्लियर? तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले तो ये समझिए कि वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2022 जारी किया गया है। नाम क्या है? वैश्विक बहुआयामी, है ना। बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल। एक डायमेंशन नहीं है बल्कि इसका डायमेंशन बहुत सारा है, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है ना। तो मल्टी डायमेंशनल जो ये सूचकांक है, ये क्यों अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है? यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें केवल एक डायमेंशन को ही महत्व नहीं दिया गया है, बल्कि इसमें कई सारे ऐसे डायमेंशंस को महत्व दिया गया है जिसके आधार पर निर्धनता का आकलन किया जाना जरूरी है कि नहीं। तो इसलिए इसे यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की संज्ञा दी गई है। देखो, सामान्य तौर पर जो निर्धनता का आकलन किया जाता है वो उसमें ये देखा जाता है सामान्य तौर पर कि भाई आय कितनी हो रही है ना। एक पार्टिकुलर आय को मापदंड मान लिया जाता है और उसी से कम या फिर उसी से ज़्यादा की स्थिति के मद्देनजर निर्धनता का आकलन किया जाता है ना। लेकिन यहाँ पर जब हम निर्धनता का आकलन कर रहे हैं तो यहाँ पर निर्धनता के आकलन में आय को यहाँ पर अलग रख दिया गया है, बल्कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, जीवन जीने का जो स्तर है, ये 2-3 ऐसे महत्वपूर्ण डायमेंशन हैं जिसका उपयोग किया जाता है इसका आकलन करने में। कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे। पहले आप ये समझिए कि यह जो सूचकांक है, यह सूचकांक कौन जारी करता है? ठीक है, यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, इस संगठन के द्वारा, इस संस्था के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। और इसके साथ ही एक और संस्था है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा दिया जाता है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और सेकेंडली जो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कह दिया जाता है OPHI। क्लियर? तो ये दोनों महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से यह रिपोर्ट, यह सूचकांक जारी की जाती है। रिपोर्ट तो नहीं कहेंगे बल्कि सूचकांक जारी की जाती है। और इसी सूचकांक के कॉन्टेक्स्ट में अभी खबर आई है कि भारत से 41.5 करोड़ जो निर्धन पहले थे वो अब निर्धन नहीं है ना।
भारत में निर्धनता में व्यापक कमी आई है। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर यह भी चिंतनीय है कि अभी भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब भारत में ही, ठीक है, सबसे ज्यादा गरीब भारत में ही है। और इसके बाद कौन सा देश आता है? तो इसके बाद भारत के बाद नामीबिया का स्थान आता है। नामीबिया एक अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी कंट्री है, और एशियाई देशों में या फिर कहें कि पूरे विश्व में सबसे प्रथम जो स्थान है इस मामले में ये भारत का ही है। क्लियर? आगे, कोविड महामारी के बाद के आंकड़ों की गणना इसमें नहीं की गई है। जो ये सूचकांक जारी किया गया है, इस सूचकांक में कोविड महामारी के बाद के आंकड़ों को इसमें कैलकुलेट नहीं किया गया है। ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। साथ ही भारत में खाद्य और ऊर्जा कीमतों में जो बढ़ोतरी होती रही है, अक्सर हाँ, ऐसा तो है नहीं कि केवल एक बार बढ़ोतरी हुई है, अक्सर हाँ यह जो स्थिति है यह स्थिति देखी गई है, और इस स्थिति को इस सूचकांक में चुनौतीपूर्ण करार दिया गया है। यानी कि सरकार को इन चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता है। अदरवाइज भारत जो है इसमें और अधिक उत्तरोत्तर गिरावट की स्थिति को झेल सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये समझिए कि भाई यह जो सूचकांक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसमें हम जो 3 डायमेंशन की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन जीने का स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन 3 डायमेंशंस को महत्व दिया जाता है। लेकिन जो यह इंडेक्स है ना, इस इंडेक्स को जारी करने में 2 चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। एक है इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी और दूसरा है हेड काउंट रेशियो। ठीक है, इसको कहा जाता है इंक्लिनेशन ना, इंक्लिनेशन, कितना वो इंक्लाइन हो रहा है, कितना वो जो है इंसिडेंस हो रहा है। ठीक है, या इसको इंक्लिनेशन या फिर यहां पर इंक्लिनेशन या इंसिडेंस, इसको हिंदी में कहते हैं आपतन, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस अंग्रेजी में नाम सुना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, यानी कि कितना वो आपतित हो रहा है, कितना कोई व्यक्ति निर्धनता की ओर आगे जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर 2 जो महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स हैं यहाँ पर, यह है इंटेंसिटी यार, और दूसरा है हेड काउंट रेशियो, जिसको यहाँ पर इंसिडेंस के तौर पर जाना जाता है। अब ये कैसे पता चलता है? सिंपल सी बात है कि जो हेड काउंट रेशियो है, हेड काउंट रेशियो को H के रूप में डिनोट किया जाता है। ठीक है, यह जो H है इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी निर्धन हैं, उनकी प्रतिशतता कितनी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जितने भी निर्धन है उनकी प्रतिशतता को ही यहाँ पर हेड काउंट रेशियो के तौर पर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, दूसरा जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी कैसे पता चलती है, यानी कि जो निर्धनता की जो तीव्रता है, कितनी तेजी से कोई व्यक्ति निर्धन हो रहा है, इसकी यह जो इंटेंसिटी है यह कैसे पता चलती है? तो इसको पता करने के लिए ये जो तीनों डायमेंशन है, इन तीनों डायमेंशन का जो एवरेज होता है, एवरेज परसेंटेज, उसी परसेंटेज को यहाँ पर जो है इंटेंसिटी के तौर पर देखा जाता है, और यह A से डिनोट होता है। बात समझ में आ रही है ना? और H और A, H मल्टीप्लाइड बाई A, इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यह इंडेक्स यहाँ पर निकल करके सामने आ जाता है। बात समझ में आ रही है? फिर से इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ये थोड़ा सा गणितीय मामला है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ। हेड काउंट रेशियो का मतलब क्या हुआ कि जो भी गरीब लोग हैं उनकी प्रतिशतता कितनी है, यह H से डिनोट होता है। ठीक है, दूसरा A यानी कि इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता की तीव्रता कितनी है, यह कैसे पता चलता है? यह पता चलता है 3 डायमेंशंस है। कौन कौन से ये आयाम है? 3, तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन का स्तर, है ना। तभी तो ये मल्टी डायमेंशनल हो गया। इनकम केवल नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य के आधार पर भी देखा जाता है, शिक्षा के स्तर पर भी देखा जाता है, और जीवन जीने का जो स्तर है उसके आधार पर भी देखा जाता है। इन तीनों को ऐड करके एवरेज कैसे निकाला जाता है? तीनों को ऐड किया गया और वो फिर 3 से डिवाइड कर दिया गया, और ये जो इसको परसेंट में फिर देखा जाता है कि कितना परसेंट हुआ।
और वही कहलाता है ए, है ना। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को जब गुना कर देते हैं, तो फिर इससे बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो है हमें सामने निकल करके आ जाता है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये सारी जो गतिविधियां हैं, इन सारी गतिविधियों से ये पता चलता है कि एक व्यक्ति केवल आय के आधार पर ही निर्धन नहीं हो सकता। आप यदि केवल एक दृष्टिकोण से सोचें कि भाई वह व्यक्ति केवल आय के आधार पर निर्धन नहीं है तो बाकी किसी भी मामले में वो उसकी स्थिति अच्छी है, यह एक कहा जा सकता है कि अतिशयोक्ति वाली बात हो जाएगी, है ना। हो सकता है कि उसे बेहतर शिक्षा नहीं मिल रही हो सकता है कि उसे जो जीवन जीने का स्तर होना चाहिए, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो स्तर होना चाहिए, उससे वह वंचित रह रहा हो, उसे प्राथमिक शिक्षा भी सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो रही हो, है कि नहीं। तो ये सारी बातों, इन सारी बातों का यहाँ पर ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है और इसीलिए इनको यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण डायमेंशंस को इस्तेमाल किया जाता है। अब यदि हम इस डायमेंशन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण संकेतक हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, है ना, उन इंडिकेटर्स को यदि हम स्पेसिफिकली देखें, विशेष तौर पर देखें, तो यहाँ पर स्वास्थ्य के अंतर्गत पोषण और जो शिशु मृत्यु है, इन दोनों को शामिल किया जाता है। जो शिक्षा है, इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि भाई कितने साल तक कोई बच्चा स्कूलिंग में रहा, यानी कि विद्यालय गया या नहीं गया, ठीक है। और साथ ही स्कूल अटेंडेंस, यानी कि कितने वर्षों तक वह स्कूल गया, विद्यालय गया, और साथ ही उसमें विद्यालय में उसकी उपस्थिति कितनी रही, है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। भाई विद्यालय में किसी का आप नाम लिखा दीजिए और उसके बाद वह बच्चा विद्यालय जाए न जाए, इससे कोई लेना देना नहीं, तो क्या यह कोई भी गारंटी दे सकता है कि हाँ वह व्यक्ति, वह बच्चा शिक्षित हो गया, पढ़ गया, लिख गया, साक्षर हो गया, है ना। इसकी गारंटी तो नहीं दी जा सकती। और यदि इसके आधार पर अशिक्षित रहने के कारण, निरक्षर होने के कारण यदि वह निर्धनता के कागार पर पहुंच गया, तब तो इसमें आय तो देखा नहीं गया। बात समझ में आ रही है ना। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरीके से जीवन जीने का जो स्तर है, इसमें रसोई, ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, आवास और परिसंपत्ति, एसेट, ये जो 6 इंडिकेटर्स हैं, इन 6 इंडिकेटर्स के आधार पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जीवन जीने का जो स्तर है, जीवन जीने का जो स्तर है, इसको यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है ना। तो टोटल जो संकेतक है, कुल यहाँ पर जो संकेतक है वो 10 होते हैं, 2, 2, 4 और 6, 10। इन 10 संकेतकों को इन 3 डायमेंशन में, इन 3 आयामों में विभक्त किया जाता है। बात समझ में आ रही है। तो इन्हीं के आधार पर ये चेक करने की कोशिश की जाती है कि कोई व्यक्ति निर्धन है या नहीं, कि इन आधारों पर वो निर्धन है या नहीं। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और इस कंटेक्स्ट में जो हाल के समय में स्थिति है भारत के लिए थोड़ी संतोषजनक है, क्योंकि इस कंटेक्स्ट में ये देखा गया है कि भारत में 2005-6 में जो निर्धनता का स्तर था, निर्धनता की जो प्रतिशतता थी, उसमें बहुत बड़े स्तर पर गिरावट हुई है। वर्तमान में जो प्रतिशतता है वो है 0.0069, है ना। ये जो है MPI वैल्यू ऑफ इंडिया, है ना, ये वर्तमान में भारत का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का जो वैल्यू है, जो मान है भारत का, वह 0.069 है, ठीक है ना। और जब हम प्रतिशतता की बात करते हैं तो प्रतिशतता में कितनी गिरावट आई है, तो 16.4%, 16.4% की गिरावट यहाँ पर देखी गई है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है। तो किस तरीके से भारत ने यहाँ पर तेजी से गिरावट दर्ज की है निर्धनता के स्तर पर। लेकिन जो अभी हमने जिक्र भी किया कि अभी भी भारत में सबसे अधिक निर्धन है, नाइजीरिया सेकंड नंबर पर आ जाता है। आगे बात करते हैं, आगे क्या है। सूचकांक से जुड़े यदि अन्य पहलुओं को देखें तो इसमें निर्धन राज्यों का बेहतर प्रदर्शन रहा है। ये भारत के लिहाज से संतोषजनक बात है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो 2015-16 में जो 10 राज्य थे
उनमें ये देखा गया है कि जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल इसमें से बाहर चला गया है। यानी कि 2015-16 में पश्चिम बंगाल इन 10 राज्यों के अंतर्गत था, है ना, 10 निर्धन राज्यों में था, है ना, 10 निर्धन राज्यों में इसका स्थान था। ओके, लेकिन 2019-20 में अब पश्चिम बंगाल इन 10 निर्धन राज्यों में से हट गया है। बात समझ आ रही है ना? तो ये जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पश्चिम बंगाल के लिए। और वही जो बिहार राज्य है ना, बिहार जो है इसने सबसे अधिक यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन किया है इस मामले में, निर्धनता को कम करने के मामले में। क्योंकि जब पहले 2015-16 में यदि हम बात करें, 2015 और 16 में जो है बिहार में लगभग 77.4% निर्धनता थी, ठीक है। और वर्तमान में यदि हम देखें, वर्तमान में जो आंकड़ा आया है इसके अनुसार लगभग 34% की स्थिति है वर्तमान में। बात समझ आ रही है ना? तो इतनी गिरावट यहां पर दर्ज की गई है निर्धनता के मामले में बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन जो बाकी जो ये 10 राज्यों में, पश्चिम बंगाल तो बाहर आ गया निर्धन राज्यों की कैटेगरी में से, लेकिन बाकी के जो 9 राज्य हैं वो अभी भी इन 10 में, इन 9 निर्धन राज्यों में अभी भी इनकी जो स्थिति है, ये स्थिति अभी दयनीय ही है। और इनमें बिहार भी अभी शामिल है। इसको यहाँ पर थोड़ा सा समझने और सोचने की आवश्यकता है कि इन राज्यों को भी कैसे निर्धनता से बाहर लाया जाए, है ना। और इनमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो इनमें बिहार के साथ में झारखंड शामिल है, मध्य प्रदेश के साथ में छत्तीसगढ़, 4 राज्य तो यही हो गए। इनके अलावा उत्तर प्रदेश है, 5वां राज्य हो गया। इसके अलावा मेघालय है, असम है, ओडिशा है और राजस्थान है। बात समझ आ रही है ना? तो ये टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो कि अभी भी 10 निर्धनतम राज्यों की श्रेणी में वर्तमान में मौजूद है। और इनमें से जो 10वां राज्य था पश्चिम बंगाल, उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, वो इस कैटेगरी से अब बाहर आ चुका है। क्लियर? अब दूसरा जो एक पहलू है कि निर्धन बच्चों की संख्या में भी यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। यह भी एक बहुत ही खुशी की बात है इस संदर्भ में। और इस लिहाज से यहाँ पर ये देखने की आवश्यकता है कि इसको हम कैसे बेहतर तरीके से और ग्रोथ कर सकते हैं, मैंने इसमें और अधिक कितनी गिरावट ला सकते हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि अभी भी 5 में से 1 बच्चा जो है वो गरीब ही है ना। जबकि यदि हम वयस्कों की बात करें तो वयस्कों में 7 में से 1 वयस्क गरीब है ना। तो इसकी तुलना में बच्चों में जो निर्धन होने की स्थिति है वो अधिक यहाँ पर महत्वपूर्ण है ना। यहाँ पर आपको यहाँ मैं बता दूं कि वयस्क के कॉन्टेक्स्ट में ये है और ये बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में है। क्लियर? अब यहाँ पर इस पूरे कैलकुलेशन के आधार पर, पूरी जो अभी चर्चा हुई, इस चर्चा के आधार पर एक सवाल मैं आपको दे देता हूँ। ये सवाल आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यूपीएससी 2020 में ये सवाल पूछा गया था जीएस के पेपर 2 में। मैंने शुरू में ही इसका जिक्र किया कि क्यों यह चर्चा जीएस पेपर 2 के कॉन्टेक्स्ट में, आया के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको समझने की आवश्यकता है। तो यह जो है अपने आप में आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक की नवीनतम रिपोर्ट का विश्लेषण करने की बात की गई थी और इस आधार पर आप जो आज की चर्चा हुई, इस आधार पर आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो आज मुद्दे की बात कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।